हाँ बेटा, वेलकम बैक। ये अपना 12th क्लास का 9th लेक्चर है आज। तो 8th लेक्चर तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 8th लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लो। 8वें लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था क्या, अंडप या इसका एक और नाम होता है गुरु बीजाणु पर्ण, है ना, यही नाम आया था। गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु शब्द किसके लिए जोड़ा है, मादा के लिए, यानी अंडप क्या हो गया, मादा जननांग हो गया, पुष्प का या आवृतबीजी पौधे का। इसकी संरचना बनाई थी, एक बार फिर से बना लेते हैं हम। इस तरीके से, है ना। इस संरचना में हमने नाम लिखे थे। ये ऊपर वाला नाम क्या लिखा था, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से नीचे कौन सा भाग लिखा था हमने, वर्तिका। और वर्तिका से और नीचे की ओर ये फूला हुआ भाग क्या लिखा था, अंडाशय। अब इस अंडप की हमने दो संरचनाएं पढ़ ली थी। कौन कौन सी, नंबर 1 पढ़ी थी हमने वर्तिकाग्र, ये 8th लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। वर्तिकाग्र क्या है, किसी भी अंडप की शीर्ष संरचना जो कैसी होती है, घुंडीनुमा या पालित होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये पराग कणों को ग्रहण करती है। यानी परागकण जब भी आते हैं परागण की क्रिया के दौरान, तो परागकण कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आकर के गिरते हैं। दूसरा भाग क्या पढ़ा था हमने, वर्तिका। वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र से नीचे की ओर ये नलिकाकार भाग, वास्तविक रूप से देखा जाए तो अंडा से ऊपर सकरा नलिकाकार होकर के क्या बनाता है, वर्तिका बनाता है। ये एक नलिकाकार संरचना। और इसका मुख्य कार्य हमने क्या पढ़ा था, पराग कण जब अंकुरित होते हैं वर्तिकाग्र पर, तो इनसे जो पराग नलिका निकलती है, उस पराग नलिका को ये वर्तिका एक निश्चित मार्ग प्रदान करती है, ठीक है। आगे अब आते हैं अपन तीसरे नंबर पर। तीसरा नाम आता है किसका, अंडाशय। किसका नाम आता है, अंडाशय। अंडाशय में पहला बिंदु हम क्या लेंगे, अंडप का फूला हुआ आधारीय भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ठीक है। दूसरा बिंदु, मादा युग्म कोदविद एवं गुरु बीजाणु धानी का निर्माण किसके अंदर होता है, इस आधारीय भाग यानी अंडाशय के अंदर होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर क्या लिखा है, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु धानी बनती है। और इस गुरु बीजाणु धानी में निर्माण होता है किसका, मादा युग्मकोदविद का। अब यहाँ पर ये जो दो शब्द आए हैं, इन दो शब्दों के लिए हम अलग शब्द और बनाते हैं, या इनके लिए इनकी जगह पर और क्या हो सकता है, गुरु बीजाणु धानी को ही क्या कहते हैं,
बीजांड कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है। और मादा युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम होता है भ्रूण कोश। ये ध्यान रखना है। यानी इस अंडाशय के अंदर एक संरचना बीजांड पाई जाती है जिसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। इस बीजांड के अंदर निर्माण होता है किसका? भ्रूण कोश का। और उस भ्रूण कोश का ही दूसरा नाम क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो अंडाशय के अंदर किसका बीजांड किस स्थिति में होता है वो एक बार अपन देख लेते हैं। बीजांड की जो स्थिति रहती है उस तरीके से है कुछ। तरीके की संरचना है। ठीक है, और इस संरचना में ये कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए अंडाशय, ये बाहर की जो भित्ति बनाई हुई है बाहर की, ये अंडाशय हो गया। अंडाशय के अंदर बीजांड कौन सी संरचना है? ये वाली। क्या हो गई ये? बीजांड। और ये संरचना क्या कहलाती है? बीजांड के अंदर उपस्थित है क्या? भ्रूण कोश। ठीक है, यानी अंडाशय के अंदर क्या हो गया? बीजांड हो गया। और बीजांड के अंदर भी क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। बीजांड क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु धानी। भ्रूण कोश क्या कहलाता है? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो ये संरचना हो गई किसकी? अंडक की। अंडक के बाद में संरचना पढ़ने के बाद में अगली जो हेडिंग आती है वो आती है गुरु बीजाणु धानी की संरचना। गुरु बीजाणु धानी की संरचना हो गया यहाँ तक। गुरु बीजाणु धानी का मतलब क्या मान लें हम? अभी बताया, बीजांड हो गया। यानी गुरु बीजाणु धानी की संरचना में हमें संरचना किसकी पढ़नी है? बीजांड की संरचना पढ़नी है। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना बना देते हैं। ये संरचना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये जो हम बीजांड का चित्र बना रहे हैं, ये बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कहाँ उपस्थित होती है? अंडाशय के अंदर। तो अभी जो डायग्राम बनाया था हमने यहाँ पे, उसमें अंडाशय के अंदर जो बीजांड बनाया है, जो गुरु बीजाणु धानी बनाई है, वो हमने अब अलग से बना दी, उसी का चित्र। ठीक है, इसमें होता क्या है और थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें तो एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं इसमें, बिल्कुल ही क्लियर रूप से पढ़ें तो। इसको यूँ बना देते। क्लियर समझ में आ रहा है चित्र? फिर इसमें यहाँ पे
ये ऊतक है, मृदूतकीय कोशिकाओं से निर्मित भाग। अब हम क्या करें, इसके एक एक करके नाम पढ़ेंगे इसके। इसको थोड़ा सा डार्क करने से क्या होगा, ये क्लियर स्ट्रक्चर दिख जाएगी यहाँ तक। ये हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो संरचना है पूरी क्या कहलाती है, बीजांड। क्या कहलाती है, बीजांड। बीजांड का ये डंठल नुमा भाग जो किससे जुड़ा होगा, बीजांड का डंठल नुमा भाग अंडाशय के आधारीय भाग से जुड़ता है। इसको कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं इसको, बीजांड वृंत। किसी भी संरचना का डंठल नुमा भाग जिसके द्वारा क्या होता है, वो संरचना किसी आधार से जुड़ी होती है, वो उस संरचना का डंठल नुमा भाग वृंत कहलाता है। जैसे एक पत्ती का उदाहरण लें, पत्ती का जो डंठल होता है वो तने से या शाखा से जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं पर्णवृंत। पर्ण माने पत्ती और वृंत माने डंठल, पत्ती का डंठल, तो पर्णवृंत हो गया। पुष्प अपने ऐसी एक संरचना के द्वारा किससे जुड़ता है, शाखा से, वो कहलाता है पुष्पवृंत। ऐसे ही बीजांड किससे जुड़ रहा है, अंडप के आधारीय भाग जो अंडाशय पाया जाता है वहाँ पे, तो इसको कहेंगे बीजांड वृंत। ठीक है। इससे ऊपर का भाग बीजांड वृंत यहाँ तक रहेगा और यहाँ से ऊपर फिर ये बीजांड शुरू हो जाता है। तो वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत और बीजांड दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस स्थान पर जुड़ रहे हैं, यहाँ से ऊपर बीजांड शुरू हो गया और नीचे की तरफ बीजांड वृंत है, ये भाग कहलाता है नाभिक। रेफे भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। अब देखिए ध्यान दो, आप अपन बीजांड को अगर बाहर से देखें तो हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक तो ये इसका क्या बन गया, चारों ओर का क्या बन रहा है, ये एक आवरण, और इसके बाद में फिर दूसरा भी है, ये दूसरा आवरण हो गया इसका। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अध्यावरण। क्या कहते हैं इनको, अध्यावरण। अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण दो हैं, तो इसको कहेंगे बाह्य अध्यावरण और इसको कहेंगे अंतः अध्यावरण, यानी ये बाहर का आवरण और ये अंतः माने अंदर का आवरण। अब यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि ये दोनों जो आवरण हैं ये बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए हैं, है ना, चारों ओर से घेरे हुए हैं, लेकिन इस स्थान पर ये आपस में जुड़े नहीं है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो ये जो छिद्रनुमा संरचना बनती है इसको कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं इसको, बीजांड द्वार। अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइल। अब बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत सिरा, ये बीजांड द्वार हो गया जहाँ पे दोनों अध्यावरण आपस में जुड़े हुए नहीं होते, एक छिद्रनुमा संरचना बनती है। तो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाइए आप, तो ये ऊपर वाला भाग कहलाता है निभाग। अंग्रेजी में कहते हैं इसको चैलेजा, है ना। अभी 4-5 नाम आए हैं,
ये बीजांड वृंत हो गया। नाभिक क्या है? बीजांड वृंत और बीजांड के जुड़ने का स्थान नाभिक कहलाता है। आगे दो अध्यावरण या आवरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो क्या कहलाते हैं? अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण। दोनों अध्यावरण चारों ओर से घिरे हुए हैं, केवल एक स्थान पर ही आपस में जुड़े हुए नहीं है, वहाँ एक छिद्रनुमा संरचना बनती है जिसको कहते हैं बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत सिरा कहलाता है निभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको अंदर कोशिकीय ऊतक दिखाई दे रहा है, ये कोशिकीय ऊतक कहलाता है बीजांड काय, न्यूसेलस अंग्रेजी में क्या कहलाता है? ये बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर की ओर, बीजांड काय के अंदर की ओर ये वाली जो संरचना बनी हुई है इसी को कहते हैं भ्रूण कोश, या दूसरा नाम हमने क्या दिया था इसको? मादा युग्मकोद वेद। ठीक है, ये संरचना क्या होगी? भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद वेद। भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद वेद में कितनी कोशिकाएं हैं? गिन के देखिए आप, 1 2 3। 3 कोशिकाएं किस तरफ हैं? बीजांड द्वार की ओर। 1 2 3। 3 कोशिकाएं किस तरफ हैं? निभाग की ओर। और 1 कोशिका है मध्य में। 7 कोशिकाएं हैं। निभाग की ओर की जो 3 कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की तरफ की जो 3 कोशिकाएं हैं इनमें से मध्य वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका, और उसके दोनों साइड की कोशिकाएं कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं, और मध्य में जो एक आपको कोशिका या केंद्रक दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचना किसकी होगी? बीजांड की। इसमें भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिकाएं हुई? 7, जिनमें से हमें केवल 3 नाम ध्यान रखने हैं। 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो निभाग की तरफ होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, और 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की होती हैं उनमें से मध्य की कोशिका अंड कोशिका और साइड की दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। उसके अलावा एक मध्य में जो केंद्रक या कोशिका होती है उसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो ये किसका संरचना होगी? गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस संरचना को पढ़ने के बाद कि जो बीजांड हैं प्रकृति में उनके प्रकार कितने पाए जाते हैं। प्रकृति में प्रकार पाए जाने का मतलब अलग अलग प्रकार की पादप जातियों में इनका जो विन्यास होता है बीजांड का, किस पर? बीजांड वृंत पर, वो उसमें भिन्नता रहती है। जैसे ये बीजांड वृंत, इस पर बीजांड यूँ घुमा हुआ है नीचे की ओर, किसी में सीधा हो सकता है, किसी में आधा घुमा हुआ हो सकता है, किसी में वक्रित हो सकता है टेढ़ा। तो उस आधार पर प्रकृति में 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के बीजांडों में कौन कौन से होंगे? यहाँ अगली हेडिंग क्या आ जाएगी? बीजांड के प्रकार। ठीक है, मिटा दूँ इसको। चलिए।
हाँ जी, 6 प्रकार के बीजांडों में नंबर 1 सबसे पहले आता है एक ऋजु बीजांड। ठीक है, कौन सा हो गया? ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड की स्थिति क्या होती है? अब हम केवल आउटलाइन बनाएंगे डायग्राम की। इस तरीके का, मतलब ये वाला भाग कौन सा हो गया? बीजांड वृंत। ये बीजांड वृंत है, और ये क्या हो गए इसके? अध्यावरण। ये क्या हो गया? बीजांड द्वार। ये क्या हो गया? निभाग। और ये वाला भाग हो गया बीजांड काय, जिसमें उपस्थित होता है क्या? भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद विद। ठीक है, ऋजु बीजांड की विशेषता क्या हो गई फिर? ऋजु बीजांड की विशेषता ये हो गई कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। फिर से ध्यान दो, ऋजु बीजांड की विशेषता क्या है? आप कैसे कहोगे कि ये ऋजु बीजांड है? तो ऋजु बीजांड के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जो बीजांड द्वार और निभाग और बीजांड वृंत तीनों कैसे होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। कैसे होते हैं? सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड क्या हो गया? यहां इसका चित्र बना देते हैं। अभी जो संरचना में हमने चित्र पढ़ा था वो किसका था? प्रतीप बीजांड का ही पढ़ा था। जब हमने ये संरचना पढ़ी थी गुरु बीजाणु धानी की या बीजांड की, तो यहाँ जो एक बड़ा सा चित्र बनाया था वो किसका था? प्रतीप बीजांड का। प्रतीप बीजांड में क्या होता है? सबसे पहली बात, जो बीजांड होता है वो बीजांड वृंत पर कितनी डिग्री पर झुकता है? 180 डिग्री पर। यानी ये वाला भाग बीजांड वृंत नीचे की ओर है, अगर ये वाला भाग घूम करके नीचे की तरफ हो जाता है कितनी डिग्री पर? 180 डिग्री पर, तो कौन सा बीजांड हो जाएगा? प्रतीप बीजांड हो जाएगा। अब प्रतीप बीजांड की विशेषता क्या हो गई? प्रतीप बीजांड की विशेषता ये हो गई कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड द्वार किसके समीप होता है? बीजांड वृंत के समीप होता है ना? दोनों को कंपैरिजन करो। ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में हैं, लेकिन प्रतीप बीजांड में क्या हो रहा है? निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीधी रेखा में हैं, लेकिन इसका क्या? बीजांड द्वार किसके समीप होता है? बीजांड वृंत के समीप होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है एक वक्र बीजांड। कौन सा आ गया? वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में क्या होगा कि यहाँ पर जो घुमाव है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। किसका? भ्रूण कोश का। छोटा कर लें थोड़ा सा इसको।
और इसके अंदर उपस्थित क्या होगा, इस तरीके से वक्र। इस पे ध्यान दो शब्द पे। ऋजु में सीधा, प्रतीप, प्रतीप का उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है इनवर्स, उल्टा, तो उल्टा हो गया 180 डिग्री पे। अब यहाँ वक्र शब्द आ रहा है। वक्र में क्या होता है, कोई भी वस्तु वक्रित होती है, यानी टेढ़ी होती है, वो मुड़ती नहीं है, टेढ़ी होती है। तो मैं वही इसमें बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जो बीजांड काय वाला भाग है वो कैसा होता है, वक्रित होता है। वक्रित होने से इसके अंदर का मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश वक्रित, टेढ़ा होकर के किसके आकार का हो जाता है, घोड़े की नाल के आकार का। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है इसकी, ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है किस बीजांड का भ्रूण कोश घोड़े की नाल के आकार का होता है, तब आपको ध्यान रखना है वक्र बीजांड, क्योंकि घोड़े की नाल कैसी होती है, वक्रित होती है, टेढ़ी होती है। तो टेढ़े का पर्यायवाची यदि वक्रित शब्द आप जानते हो तो सीधा सीधा आंसर इसका वक्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3, ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड और वक्र बीजांड। नेक्स्ट लेते हैं अब चौथे नंबर पर अर्ध प्रतीप बीजांड। बहुत सरल है। कैसे सरल है, अभी हमने एक शब्द एक पढ़ा है, हमने प्रतीप बीजांड पढ़ा है। दूसरे नंबर पर प्रतीप बीजांड को हम क्या कह रहे हैं, बीजांड वृंत पर बीजांड काय कितनी डिग्री पर घूमता है, 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो अब प्रतीप में क्या शब्द जोड़ दिया हमने, अर्ध। अर्ध का मतलब हो गया आधा, आधे का मतलब 180 की जगह कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे घूमेगा किस तरीके से, ये स्थिति। बीजांड वृंत कितनी, बीजांड वृंत पर बीजांड काय कितनी डिग्री पे घूमा, 90 डिग्री पे घूमा। किसमें, अर्ध प्रतीप बीजांड में। अब इसमें क्या स्थिति बनेगी, इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत पर बीजांड काय 90 डिग्री पर घूमता है या 90 डिग्री पर झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है अर्ध प्रतीप बीजांड। इसके बाद एक आता है अनुप्रस्थ बीजांड, 5वां। अनुप्रस्थ बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड और अनुप्रस्थ बीजांड के चित्र में आपको कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये 180 डिग्री पे घूम गया। अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तल भी यही होता है ना, तो इसमें बहुत छोटे से अंतर हैं। अब आपको 5वां और कितने प्रकार के बताए थे, 6 प्रकार के, एक प्रकार और रह जाता है। तो अनुप्रस्थ बीजांड से नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे, अनुप्रस्थ बीजांड से। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।